हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही है, हमने फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट 3 आपको करवा चुके हैं। 1, 2 और 3 हमने करवा चुके हैं। ये फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है, जिसमें हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि रेलवे की प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के साथ। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना। ऑप्शन बी, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना। ऑप्शन सी, तारों का टिमटिमाना। या ऑप्शन नंबर डी, आसमान का नीला रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना जो दोस्तों, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है, बल्कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना और आसमान का नीला रंग, ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना पर आधारित है। और तारों का टिमटिमाना दोस्तों, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। ये भी आपको याद रखना है। जब किसी प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ट्रांसलूसेंट। ऑप्शन बी, ओपेक। ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट। या ऑप्शन नंबर डी, विट्रियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंट। ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी लाइट बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है, पारदर्शक सामग्री कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, खालिस्तान परावर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन ए, अनियमित। ऑप्शन बी, विसरित। ऑप्शन सी, नियमित। या ऑप्शन नंबर डी, सामान्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नियमित। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। अब बात करें नियमित परावर्तन की, तो इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें जो है किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समांतर दिशा में आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें समानांतर बनी रहती है। अतः जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और पार्श्व सीधी। ऑप्शन बी, वास्तविक और सीधी। ऑप्शन सी, आभासी और पार्श्व सीधी। ऑप्शन डी, आभासी और पार्श्व उल्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, आभासी और पार्श्व उल्टी होती है एक समतल दर्पण के लिए छवि। बात करें दोस्तों समतल दर्पण की, तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है। अर्थात वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा एवं वस्तु का बायां पक्ष जो है प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? ऑप्शन वक्रता केंद्र, आपतन बिंदु या फिर ध्रुव। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1 और 3 दोनों। ऑप्शन बी, केवल 1। ऑप्शन सी, 1 और 2। ऑप्शन डी, केवल 3। तो दोस्तों, जो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर कौन कौन स्थित होते हैं? तो दोस्तों, ये होते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव जो है ये गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा और बड़ा। ऑप्शन बी, आभासी सीधा और बड़ा। ऑप्शन सी, वास्तविक सीधा और छोटा। ऑप्शन डी, वास्तविक उल्टा और छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक उल्टा और छोटा। बात करें आवर्धन की दोस्तों, यदि आवर्धन 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है और यदि 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी और ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी
और वस्तु से छोटी होगी। और ऋणात्मक होने पर क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह खालिस्तान रंग का होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बैंगनी। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है ये क्या होता है, अधिकतम होता है। अपवर्तनांक की बात करें दोस्तों तो अपवर्तनांक किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण है। क्या है, किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण है। विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, फलतः अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग की बात करें दोस्तों तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम, फलतः अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन या ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाशिक तंतु होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा, ऑप्शन बी आभासी और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और अत्यधिक छोटा। अब बात करें दोस्तों अवतल लेंस की, यहाँ पे बात की गई है कि मुख्य फोकस पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, आभासी और छोटा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात अवतल लेंस की जा रही है और मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अपसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विफोकल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी अभिसारी लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अपसारी लेंस। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब बात करें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। अतः पास की वस्तुएं तो साफ परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इस वजह से ले रहे हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने ऊर्जा दक्षता, ऑप्शन बी सामर्थ्य, ऑप्शन सी आसान उपलब्धता या ऑप्शन नंबर डी सुविधाजनक निपटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा दक्षता की वजह से एलईडी और सीएफएल का यूज़ किया जा रहा है साधारण बल्ब की जगह। अब बात करें एलईडी की दोस्तों, तो एलईडी का फुल फॉर्म पूछता है तो आपको ये भी याद रखना है, लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है एलईडी का फुल फॉर्म होता है। सीएफएल की बात करें तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो है सीएफएल का फुल फॉर्म होता है। अब एलईडी के मुख्य लाभ की बात करें दोस्तों क्या क्या है, तो दोस्तों ऊर्जा की बचत में एलईडी उपयोगी है। इनके छोटे आकार के कारण इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना सरल होता है। अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा एलईडी बहुत कम विकिरण करते हैं। दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह एलईडी में मरकरी नहीं होता, इस कारण इसके विषैले होने की संभावना कम होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश खालिस्तान रंगों की पट्टी में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 7। 7 रंगों में की पट्टी में विभाजित होता है प्रिज्म में कोई भी प्रकाश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ऑप्शन ए क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन, ऑप्शन बी क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन, ऑप्शन सी क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन या ऑप्शन नंबर डी प्रेरण मोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहलाता है।
ठीक है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें दोस्तों, तो किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत भाग बल उत्पन्न होना है, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसमें विद्युत धारा का उत्पादन कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत बल का मान गणितीय रूप से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब हमसे कार्य की बात किया तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है दोस्तों विभवांतर गुणित आवेश। क्या होता है, विभवांतर गुणित आवेश होता है। अब दोस्तों विभवांतर का मान कितना दिया है हमारे पास में, 10 दिया हुआ है। आवेश का मान कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो वर्क बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू आवेश। तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 जूल। क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रा किससे, जूल से, तो 50 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। ऑप्शन ए चार्ल्स डुफे, ऑप्शन बी माइकल फेराडे, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी चार्ल्स कूलॉम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स कूलॉम। चार्ल्स कूलॉम ने जो है दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। बात करें चार्ल्स के कूलॉम नियम की, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन माइकल फेराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर एवं विद्युत जनरेटरों की कार्यप्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। ये भी आपको याद रखना है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार की बात करें दोस्तों, तो किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत भाग बल उस परिपथ से प्रवाहित होकर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।